हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया जैन आपकी जूलॉजी प्रोफेसर स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला स्टेप है डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना। डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना। दूसरा स्टेप है अलग किए गए डीएनए फ्रेगमेंट को अलग किए गए डीएनए फ्रेगमेंट तथा वेक्टर डीएनए को जोड़ना। वेक्टर डीएनए को जोड़ना। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप है कि जो आरडीएनए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो आरडीएनए बनेगा, उस आरडीएनए को सुटेबल होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट करना या इंसर्ट करना। ठीक है, तो लिखेंगे आरडीएनए को सुटेबल होस्ट जीनोम में, सुटेबल होस्ट जीनोम में इंसर्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर स्टेप जो है उसमें ऐसी होस्ट सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब ऐसी जो कोशिका होगी उसमें वो कोशिका कहलाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड कोशिका। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कोशिका को इस अलग करना मतलब उसका चयन करना। ठीक है, लिखेंगे आनुवांशिक रूप से परिवर्तित, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कोशिका को ब्रैकेट में लिखेंगे जिसमें आरडीएनए उपस्थित है, जिसमें आरडीएनए उपस्थित है, परिवर्तित कोशिकाओं को का चयन करना, का चयन करना। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर जो स्टेप है उसमें जो हमारा जो चयनित कोशिका है उसमें हमारा आरडीएनए है। आरडीएनए की हम मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेंगे। फिर जो क्लोन जीन है उसके एक्सप्रेशन को चेक करना। लिखेंगे क्लोन जीन का एक्सप्रेशन, क्लोन जीन का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टारगेट है मेन वो है फर्स्ट कि डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे अलग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना। तो स्टार्ट करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देखो लिखा हुआ है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर सेल डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो एक होगी डोनर सेल, एक होती है डोनर सेल, है ना। ऐसी कोशिका जिसके अंदर हमारे डिजायरेबल जीन उपस्थित है। ठीक है, ऐसी कोशिका जिसमें डिजायरेबल जीन उपस्थित है उसको बोलेंगे डोनर कोशिका, क्योंकि इस वाली कोशिका से ही हम जो भी हमारा डिजायरेबल जीन है, जो भी डिजायरेबल जीन है उसको अलग करेंगे और फिर इस जीन को हम दूसरी कोशिका में, जो कि उस कोशिका का नाम होगा होस्ट कोशिका, होस्ट सेल, या फिर दूसरा उसका नाम है रेसिपिएंट सेल। ठीक है,
तो रेसिपिएंट सेल में हमने क्या किया, जो डोनर कोशिका है, डोनर कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जिसके जीनोम में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उपस्थित है, या ऐसा जीन उपस्थित है जो कि हम चाहते हैं कि इस होस्ट सेल में भी वही वाला कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डोनर सेल से इस वाले डीएनए को जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करेंगे और उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, देखो, डोनर सेल डीएनए, डोनर सेल जो है उससे हम डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करेंगे, किसका उपयोग करके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके। लिखेंगे इसी चीज को, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके डोनर सेल में उपस्थित, डोनर सेल में उपस्थित डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करना, अलग करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके जो भी हमारी डोनर कोशिका है उस कोशिका से हमने जो फ्रेगमेंट है, जो डिजायरेबल फ्रेगमेंट है, उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या है, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, जिनकी मदद से हम डीएनए को कट कर रहे हैं। तो नॉर्मल से समझने की बात है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मैं RE लिखूंगी, अब RE फुल फॉर्म क्या है इसका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब देखो इंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। इंडो, ठीक है, एक शब्द होता है इंडो, एक शब्द होता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है कि जो टर्मिनल साइड से क्या करे, जो सिरे की तरफ से काटना स्टार्ट करे, वो होगा एक्सोन्यूक्लियस, है ना। तो इंडो का मतलब हो गया कि अंदर, और न्यूक्लियस का मतलब हो गया कि ऐसे एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने का काम करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड इस केस में क्या होगा, डीएनए होगा। मतलब ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए को क्लीव करते हैं या डीएनए को डिस्ट्रॉय करने, बीच से कट करते हैं, ऐसे एंजाइम को क्या बोला जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। या फिर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मतलब वे एंजाइम जो डीएनए को बीच से कहीं कट करेंगे, उसे बोला जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिखेंगे, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, एक्चुअली जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे बैक्टीरियोफाज, जैसे बैक्टीरियोफाज की यदि मैं बात करूं तो इसका काम होता है, ये करते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट, बैक्टीरिया को बीमार करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया को बीमार करने का ये काम करते हैं। तो समझ लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये फाज है, तो ये क्या करेगा, अपने डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है, और फिर डीएनए को इंसर्ट कर देगा, फिर सर्कुलाइजेशन होगा, ये बेसिक स्टेप में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फिर सर्कुलाइजेशन होगा, फिर बहुत सारी इसकी जैसे ही कॉपीज बन जाएंगी, एक कोशिका में मल्टीपल फाजेस का निर्माण हो जाएगा। फिर वो बैक्टीरिया कोशिका को चीरते हुए, मतलब उसको ब्लास्ट करते हुए बाहर की तरफ आ जाएंगी, है ना। बैक्टीरिया कोशिका को बस्ट कर देगा, फोड़ देगा, और वो
सारे के सारे जो फाज है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो फाज का काम क्या हो गया, फाज का काम हो गया बैक्टीरिया को मारना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा डेवलप किए जाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाते हैं, क्योंकि देखो ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन, बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाएंगे। जैसे ही वायरस अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेगा, अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इस वायरस के डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्लीव कर देंगे, ठीक है। देखो ये है बैक्टीरिया, ठीक है, इसके पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब वायरस आया, वायरस ने इसमें अटैक किया तो इसने अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया कोशिका के अंदर छोड़ दिया। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इस डीएनए के ऊपर अटैक करेंगे और इस डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे। जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इसके हो जाएंगे तो अब ये जो डीएनए है ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे ही यूज करते हैं, किससे बचने के लिए, वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इवॉल्व हुए या डेवलप हुए, ठीक है। यही चीज लिखेंगे। वायरस के इन्फेक्शन से, वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इवॉल्व हुए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का विकास हुआ, इवॉल्व हुए जो बैक्टीरिया के डीएनए को स्पेसिफिक, जो वायरस के डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, वायरस के डीएनए को कट करता है, ठीक है, जिससे वायरस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया में नहीं हो पाता। इतना क्लियर है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए में कट लगाते हैं, ठीक है। ये डीएनए है, डीएनए को कट करते हैं। तो क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में कहीं भी कट कर सकते हैं? नहीं, ये कहीं पर भी कट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना रोल प्ले कर पाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखेंगे ये पॉइंट, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन साइट पर ही, रिस्ट्रिक्शन साइट पर ही डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये पैलिंड्रोमिक होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि जैसे ये मैंने एक डीएनए बनाया, ठीक है, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस प्रेजेंट है, समझ लो A G T C, ऐसे बहुत सारे, अपने मन से यहाँ पर बहुत सारे लिख लेंगे। अब एक साइट उसको मिली जहां पर, एक ऐसी साइट मिली जहां पर इस डीएनए में G A A T T C ये वाला सीक्वेंस उपस्थित है, G A A T T C। तो देखो C का अपोजिट क्या होगा? G A A T T C, समझ में है? तो पहले ऊपर सीक्वेंस लिखा फिर नीचे सीक्वेंस लिखा, तो ये हमारा बन गया डीएनए। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारे सीक्वेंस उपस्थित है, यहाँ पर भी,
यहाँ पर भी मल्टीपल सीक्वेंस उपस्थित है। पर ये जो साइट है ना जिसमें 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये वाली जो साइट है मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, क्या एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा? नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं जो कि अलग अलग साइट को रिकॉग्नाइज करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे एक एंजाइम है इको आर1, जो इको आर1 होता है उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वो होती है GAATTC, एकदम करेक्ट है। जो इको आर1 है जब उसको डीएनए में ये वाला सीक्वेंस मिल जाएगा तब वो डीएनए को कट करेगा। क्लियर है? अब देखो ये डीएनए को कैसे कट करेगा, एक तो यहाँ पर जी के बाद कट लगाएगा यहाँ पर और यहाँ पर कट लगाएगा। किस चीज को तोड़ रहा है ये? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्लियर है? तो जी के बाद यहाँ पर कट करा और जी के बाद यहाँ पर कट किया। देखो आप इसको यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, दोनों साइड से एक सा सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, इस साइड से पढ़ते हैं GAATTC। क्लियर है? तो ऐसे सीक्वेंस जो कि दोनों सिरों से यदि रीड किया जाए फिर भी समान रूप से उनको पढ़ा जाए, ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाली होती हैं। ठीक है, तो वही लिखा है हमने, देखो रिस्ट्रिक्शन साइट पर ही डीएनए, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन साइट पर ही डीएनए को कट करते हैं, ये या फिर ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होते हैं। ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होते हैं। अब देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखा हुआ है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच न्यूक्लियोटाइड रीड द सेम। न्यूक्लियोटाइड रीड जो होता है वो सेम होता है from both the opposite side of the two strand in a double stranded DNA। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों ही अपोजिट सिरे यहाँ से और यहाँ से, जब यहाँ से डीएनए को रीड किया जाएगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तो एकदम सिमिलर होगा, जैसे GAATTC। क्लियर है? तो दोनों तरीके, दोनों साइड से समान है ना, तो ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लिखेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वे सीक्वेंस होते हैं जिनको दोनों अपोजिट सिरों से पढ़ने पर, दोनों अपोजिट सिरों से रीड करने पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस समान होता है। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस समान होता है। क्लियर है? डन। अब इसको मैं रख कर रही हूँ। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए को कैसे क्लीव करते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखो पहले समझते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए को दो तरीके से कट कर सकते हैं। जैसे दो प्रकार के समझ लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। फर्स्ट, अभी टाइप्स नहीं बता रही हूँ मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के। ठीक है, देखो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जब वो डीएनए को क्लीव करेंगे तो वो ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करेंगे। देखो समझ लीजिए ये है डीएनए, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, समझ लीजिए कोई भी नाम उसका ले लीजिए, साल्वन या कोई अदर एंजाइम। फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ लेना है
तो कोई भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब इस डीएनए को क्लीव किया तो जो हमें रिजल्ट मिला वो हमें कुछ इस तरीके का मिला, ठीक है। फिर हमने एक और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हुए फिर से हमने डीएनए को क्लीव कराया, तो उस डीएनए ने उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमें कुछ इस तरीके के फ्रेगमेंट मिले। क्लियर है? तो देखो एक जो फ्रेगमेंट है जो कि हमें इस जब फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था तो हमें इस टाइप के फ्रेगमेंट मिल रहे थे, सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया तो हमें इस टाइप के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। अब देखो इन दोनों फ्रेगमेंट्स में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखो एकदम समान है, मतलब ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, एकदम सीधा सीधा कट किया है। जैसे देखो यदि मैं सीक्वेंस यहाँ पर लिख लूँ GAATTC, ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं GAATTC, ठीक है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है जिसने डीएनए को कुछ इस तरीके से कट करा, तो कट किया तो हमें सीक्वेंस क्या मिला GAA और यहाँ पर क्या होगा TTC और यहाँ पर है TTC और ATG। क्लियर है? तो कट किया तो हमें यहाँ पर ब्लंट एंड मिल रहे हैं, समान तल मिल रहे हैं, कोई भी अलग से न्यूक्लियोटाइड ऐसा नहीं है जिसकी पेयरिंग ना हुई हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमें एंड्स मिलते हैं, किनारे मिलते हैं, इन किनारों को बोला जाता है, ये जो किनारे मिले हैं ना हमें, इन किनारों का नाम है ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड मिले हैं, यहाँ पर मैं सीक्वेंस लिखती हूँ GAATTC, GAATTC, ठीक है। अब हमने दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया और उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पर क्लीव किया है और यहाँ पर क्लीव किया है। अब देखो जब यहाँ पर क्लीव करेगा तो हमें सीक्वेंस क्या मिलेगा, देखो सीक्वेंस क्या मिलेगा G, ठीक है, G ने C से पेयरिंग की है, फिर यहाँ से कट हुआ है, ठीक है, ये वाला जो फ्रेगमेंट है वो अलग हो गया AATTC, ठीक है। इसके नीचे है G किससे पेयर्ड है, C से पेयर्ड है, फिर C के बाजू में क्या है TAA, ठीक है। अब देखो ये जो G है ये अलग हो चुका है ना, कट लगा है, तो ये वाला G किधर पर है, इधर पर, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो अब हमें जो एंड मिले हैं वो कैसे हैं, स्टिकी एंड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड है, एक स्ट्रैंड में ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे ये वाले जो बेस हैं, ठीक है। तो इन जो बेस है जिसने किसी भी न्यूक्लियोटाइड से बेस पेयरिंग नहीं की है, इसे बोलेंगे ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग, ठीक है। तो एक होते हैं 5 प्राइम ओवरहैंगिंग, एक होता है 3 प्राइम ओवरहैंगिंग, ये ठीक है, इतना समझ में है। अब देखो यदि मैं इसका, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, ऐसे ही तो नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर है ये 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर ये होगा 3 प्राइम, 5 प्राइम होगा और ये होगा 3 प्राइम, इसी प्रकार से ये होगा 5 प्राइम, ठीक है। तो जब मैंने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया तो हमें 5 प्राइम ओवरहैंग, यहाँ पर भी 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इस टाइप के जो एंड होते हैं, जो कि देखो अब इन दोनों के यदि जो कट हो चुके हैं वो फिर से आपस में बेस पेयरिंग कर सकते हैं और वापस से यही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आराम से बेस पेयरिंग हो जाएगी ना इनके मत, तो आराम से बेस पेयरिंग कर सकते हैं और वापस से यही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसे बोला जाता है ओवरहैंगिंग और इस एंड को बोला जाता है स्टिकी एंड, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड। अब देखो मैंने जैसे आपको बोला, देखो यहाँ पर ब्लंट एंड है,
तो जब ब्लंट एंड है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये अपने आप से लाइगेट नहीं हो सकते। क्लियर है? इनको यदि लाइगेट करना है तो किसी अडैप्टर, किसी लिंकर की जरूरत पड़ेगी। जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पर देखो ये जो T है TAA, ये आसानी से इस AATT से बेस पेयरिंग कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर आसानी से बेस पेयरिंग हो सकती है। तो जब हमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है जिसके कारण हमें स्टिकी एंड्स मिले। ठीक है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेंगे जिससे हमें स्टिकी एंड्स मिले। और समझ लीजिए हमने ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया है जिससे हमें ब्लंट एंड मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो समझ लो, ये है ब्लंट एंड, ठीक है, ये है ब्लंट एंड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, GAA TTC ब्लंट एंड है ये। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की वापस से पेयरिंग हो जाए। तो वापस से पेयरिंग ऐसे संभव नहीं है कि इन दोनों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाए, इनके मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बन जाए, ऐसे संभव नहीं है। क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये जो, जैसे ये है ना, देखो यहाँ पर है GAA, यहाँ पर है CTT, ठीक है, यहाँ पर है TTC, यहाँ पर है AAG। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ये है 5 प्राइम, यहाँ पर है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, यहाँ पर है 5 प्राइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एंड है ना 3 प्राइम एंड, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना पड़ेगा। समझ लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया AAA। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला जो एंड है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया TTT। तो इनको बोला जाता है पॉलीटेल। तो देखो पॉली और टेल, पूछ, है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगी? पॉली ए टेल, एडिनिन की पूछ। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दी? थाइमिन की टेल जोड़ दी। अब हमें पता है कि यहाँ पर जब ओवरहैंग बन चुके हैं तो ये जो एडिनिन है और थाइमिन है, इनके बीच में आसानी से पेयरिंग हो जाएगी और दोनों के दोनों फ्रेगमेंट जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि स्टिकी एंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ब्लंट एंड है तो फिर प्रॉब्लम होगी। उस कंडीशन पर हमें ऐसा एंजाइम यूज करना होगा जो कि इसके एंड पर पॉली ए टेल या पॉली टी टेल का एडिशन कर दे। क्या पॉली जी हो सकता है? हो सकता है। पॉली सी हो सकता है? हो सकता है। तो ऐसे ट्रांसफर, ऐसे एंजाइम का हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? डन। अब देखो ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या लिखे हुए हैं। लिखा है इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड इन अ फॉरेन डीएनए एज वेल एज vector DNA so that they both can join properly to produce sticky end. Two techniques are used. Sticky end को produce करना है तो उसके लिए दो टेक्निक्स हैं। एक तो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा होता है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया तो हमें दो प्रकार के एंड मिले। समझ लीजिए हमें ब्लंट एंड मिला और हमें दूसरा क्या है, स्टिकी एंड मिला। तो जो स्टिकी एंड है उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टिकी एंड ही प्रोड्यूस करना है हमें। ठीक है, अब ब्लंट एंड मिला तो हम जिस एंजाइम का यूज कर रहे हैं उस एंजाइम का नाम है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ब्लंट एंड यदि है तो उन्हें स्टिकी एंड में परिवर्तित करने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्लियर है ये? अब देखो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इनके बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, जो कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है उसका क्या मतलब है। देखो ये समझ लीजिए
एक डोनर सेल है, ये है सेल कौन सी, डोनर सेल, ठीक है, जिसका ये जीनोम है, ठीक है, और इस जीनोम में ये जो आपको देखो ये जो इतना सा फ्रेगमेंट मिल रहा दिख रहा है वो है इंसुलिन का जीन, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, वो है इंसुलिन का जीन, ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इंसुलिन के जीन को अलग करना है, तो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा कि देखो जैसे ये डीएनए है ना, सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा, सीक्वेंस देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इंसुलिन के दोनों साइड कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित है, ठीक है। समझ लीजिए इसके दोनों साइड EcoR1 की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट प्रेजेंट है, तो हम EcoR1 एंजाइम का यूज करके इस डीएनए को कट करेंगे, ठीक है। यदि EcoR1 की साइट नहीं है तो हो सकता है किसी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट उपस्थित हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सीक्वेंसिंग की जाएगी, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि यस हमें किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए को क्लीव करना है, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ऐसे यूज करेंगे, फिर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो उसने ये जो इंसुलिन का जीन था, ये इंसुलिन का जीन है, इसको क्लीव कर दिया, ठीक है। और समझ लीजिए इसके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए हैं, कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो देखो एक तो यहाँ पर साइट उपस्थित थी, एक यहाँ पर साइट उपस्थित थी, तो यहाँ पर क्लीव किया तो एक ये, और इधर वाला हिस्सा तो हमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और इसके उस साइड वाला हिस्सा उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो साइट है वो कैसी है, देखो इसको मैं पहले जूम कर रही हूँ, इसको तो देखो समझ लीजिए GAATTC, फिर यहाँ पर GAATTC, ठीक है। उसी प्रकार से ये इंसुलिन का जीन है बीच में, और यहाँ पर भी साइड उपस्थित है GAATTC, और यहाँ पर भी साइड उपस्थित GAATT, एक एक्स्ट्रा लिख गया है GAATTC, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पर और यहाँ पर कट किया, उसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर कट किया। क्या इसके बाद और भी डीएनए सीक्वेंस है? हाँ। क्या यहाँ पर और भी डीएनए सीक्वेंस है? हाँ। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए जिसमें इंसुलिन का जीन है, क्लियर है। तो अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, AATTC, ठीक है। यहाँ पर G है और फिर ये फ्रेगमेंट है, और यहाँ पर है G और यहाँ पर है CTTA, क्लियर है। ये फ्रेगमेंट हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर है इंसुलिन का जीन, यहाँ पर है इंसुलिन का जीन, ठीक है। तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इंसुलिन के जीन को अलग कर दिया है। इसी प्रकार जो हमारा वेक्टर है, समझ लीजिए ये हमारा वेक्टर है, व्हीकल है, जिसका यूज हमें करना है किसके लिए, वाहक के रूप में करना है। इसका ही उपयोग करके हम इंसुलिन के जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसको भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करना होगा जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने इंसुलिन के जीन को कट किया है, या इंसुलिन जीन को आइसोलेट करने के लिए जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने यूज किया है, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हम करेंगे वेक्टर जो डीएनए है उसको कट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर डीएनए है, यहाँ पर ये GAATTC ये साइट उपस्थित है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ से और यहाँ पर क्लीव करेगी, तो देखो हमें ये ओपन फ्रेगमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है G, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CTTA,
यहाँ पर है G और यहाँ पर क्या है C T T A A, यही है ना। अब देखो ये जो फ्रेगमेंट है ये है वेक्टर डीएनए, ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है। और ये है हमारा आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट। इन दोनों का हम लाइगेशन करेंगे, इसको और इसको हम लाइगेट करेंगे तो जो हमें डीएनए मिलेगा उस डीएनए का नाम है आरडीएनए। क्लियर है। आप जब इस तरीके से लिखकर फिर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से खुद अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कैसे लाइगेट होंगे। अब देखो यहाँ पर उपस्थित है जी सी, यहाँ पर क्या है ओवरहैंगिंग क्या है टी टी ए ए, ठीक है। यहाँ पर ओवरहैंगिंग क्या है ए ए टी टी। तो ये जो ए ए टी टी है वो आसानी से इसके ऊपर आकर बैठ सकता है, मतलब यहाँ पर बेस पेयरिंग कर सकता है। और जो ये वाला फ्रेगमेंट है वो इसके यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से देखो, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। मैं यहाँ पर बना देती हूँ, देखो यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं पहले वही ड्रॉ कर रही हूँ, सी 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 टी टी ए ए, ठीक है। फिर ये मैंने एक सर्कल बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर है जी, ठीक है, और यहाँ पर है सी टी टी ए ए। तो ये तो हो गया वेक्टर, ठीक है। आप थोड़ा और सर्कल बड़ा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर है हमारा जो इंसुलिन का जीन है वो, ठीक है। अब देखो ये जो इंसुलिन का जीन है जो कि ये है, इसको मैंने ये वाले जो सीक्वेंस है ना उसको मैं कहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर। देखो ये वाले जो है ए ए टी टी, तो मैंने उसको लिखा यहाँ पर ए ए टी टी, है ना। और टी टी के बाद में क्या है सी और जी, तो यहाँ पर है सी और यहाँ पर है जी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है जी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने जी। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो सी टी टी, यहाँ पर देखो टी टी, तो इससे कौन पेयरिंग करेगा ए ए टी टी, और यहाँ पर है सी और यहाँ पर इसकी बेस पेयरिंग जी, और बीच में क्या आ जाएगा इंसुलिन का जी। समझ में आया बेस पेयरिंग कैसे हुई, कैसे आरडीएनए का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो डीएनए बना है इसका नाम है आरडीएनए। आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के एंड बनना जरूरी है, स्टिकी एंड बनना जरूरी है। जब स्टिकी एंड बनेंगे तभी लाइगेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यदि हमने ऐसा यूज किया है जिससे स्टिकी एंड बन रहे हैं तो ठीक है। यदि हमने ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जिससे ब्लंट एंड बने हैं तो ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज किया है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन, इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है। पहले ये पॉइंट लिख लेंगे कि स्टिकी एंड रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है यदि फॉरेन डीएनए तथा वेक्टर डीएनए को आपस में जोड़ना है तो वेक्टर डीएनए को आपस में जोड़ना है तो ठीक है। इतना क्लियर है। यदि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ना है तो स्टिकी एंड जरूरी है।
स्टिकी एंड बनाने के लिए दो प्रकार के एंजाइम का यूज किया जाता है, एक तो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरे का नाम है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हम ऑलरेडी इन डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखो क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन आइडेंटिफाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये हमें पता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम लिख चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन साइट को पहचानता है। जो रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं वहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उपस्थित होते हैं। इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कट प्रोड्यूस करते हैं। और कट जो होते हैं दो प्रकार के बन सकते हैं, या तो ब्लंट एंड या तो स्टिकी एंड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एंजाइम है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। टर्मिनल मतलब सिरे पर, ट्रांसफरेज एंजाइम का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर करे, ठीक है। तो क्या नाम आएगा, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्लियर? तो देखो समझ लीजिए ये ब्लंट एंड है। टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करेगा और यहाँ पर जो एंड है वहां पर टेल को जोड़ देगा, जैसे पॉली ए टेल को जोड़ दिया या फिर पॉली टी टेल को जोड़ दिया, ठीक है। आप इसको डायग्राम के थ्रू ही बनाएंगे। जैसे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसके, कुछ इस प्रकार से, जैसे एक डीएनए था GAATTC, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी लिखेंगे GAATTC, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया, RE दिया, तो उसके बाद जो एंड बने वो है GAACTT और यहाँ पर है TTC और AAG, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एंड है उनका नाम है ब्लंट एंड। फिर यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। तो दो प्रकार के एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। एक तो ऐसा एंजाइम होगा जो कि पॉली ए टेल बनाएगा, ठीक है। एक ऐसा एंजाइम होगा जो कि पॉली टी टेल बनाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए पहले हमने पॉली ए टेल वाले का यूज किया, तो उसने यहाँ पर GAA यहाँ पर और AA का एडिशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या था CTT, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पॉली टी वाले जीन का एंजाइम का यूज किया है, तो उसने क्या किया TTC यहाँ पर GAA यहाँ पर जोड़ दिया TTT। अब देखिए यहाँ पर स्टिकी एंड्स जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। इसकी ही तो जरूरत होती है यदि हमें जो डिजायरेबल जीन है उसको वेक्टर डीएनए से लाइगेट करना है तो। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? आप पहले ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम डीएनए के एक एंड पर, डीएनए के एक स्ट्रैंड के एंड पर पॉलीटेल का या होमो, होमो का मतलब क्या है, जैसे ए, ठीक है। ये क्या होते हैं, होमो। यदि मैं जोड़ दूं 80 तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा, दो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो होमो पॉलीटेल का एडिशन करता है, टेल को का एडिशन करता है, एडिशन करता है, जिससे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं, जिससे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डिजायरेबल जीन में करेंगे वैसे ही हमें वेक्टर के साथ करना होगा और फिर इन दोनों का लाइगेशन पॉसिबल है। क्लियर है? आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये जो आइसोलेटेड डीएनए है उसमें दो प्रकार के एंड बनते हैं, तो जो स्टिकी एंड है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि हमें
वेक्टर डीएनए और डिजायरेबल डीएनए को लाइगेट कराना है तो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह हमारे साथ स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए। थैंक यू सो मच।